हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ब्रिजेश स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने समग्र शिक्षा राजस्थान सत्र 2023-24 के संकलन में गोविंद शर्मा जी द्वारा लिखी गई चित्रांकन तमाल वसु का एक कहानी डोबू और राजकुमार। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है। आप पूरा सुनिएगा, इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू करते हैं। रतनपुर के महाराज का महल ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। महाराजा उसी महल में रहते थे। उनके साथ महारानी और नन्हा राजकुमार हर्ष भी रहते थे। उनके अलावा महल में कितने ही नौकर नौकरानियां रहते थे। महल के दरवाजों के पास सैनिकों के रहने के कमरे बने हुए थे। महल के पीछे अस्तबल था, उसमें कई घोड़े रहते थे। घोड़ों की देखभाल के लिए नौकर और एक प्रमुख अश्वपालक था। महाराजा और महारानी ने महल के बाहर की दुनिया कई बार देखी थी। वे अब भी कभी कभी अपने राज्य में दूर दूर तक घूमने चले जाते थे। महाराजा को घुड़सवारी का शौक था, इसके लिए वे नए नए घोड़े खरीदते रहते थे और उन्हें अपने महल के अस्तबल में रखते थे। परंतु नन्हे राजकुमार हर्ष ने अभी तक महल से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसने अपने माता पिता, नौकर चाकर और सैनिक ही देखे थे। पशुओं में उसने घोड़े और गाय को ही देखा था। कभी कभी वह महल की सबसे ऊंची अटारी पर चढ़ जाता। वहां से उसे जंगल, पहाड़ और नदी दिखाई देते। उड़ते हुए पक्षी भी दिखाई देते। इन सब को देखकर वह बहुत खुश होता था। एक दिन वह रात के समय महल की अटारी पर था। उसे दूर एक जगह जलती हुई आग दिखाई दी। उस तरफ से ढोल के बजने और गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह हैरानी से आग की लपट देखता रहा, गीत संगीत सुनता रहा। उसने पूछा, ये क्या है? उसे बताया गया, वहाँ कोई गांव है। गांव में गरीब लोग रहते हैं। वे खेती करते हैं, कुछ छोटे धंधे भी करते हैं। आज उनके यहाँ कोई त्योहार है। उसे मनाने के लिए वे सब एक जगह जमा हुए हैं। आग जलाकर नाच गाना कर रहे हैं। मैं उन्हें पास जाकर देखना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार हर्ष, अभी आप छोटे हैं। परंतु हर्ष नहीं माना। बात महाराज तक पहुंची। महाराज ने भी समझाया कि गांव में देखने लायक कुछ नहीं होता। गरीब लोग, काम में जुटे लोग, उनके नंगे अंध नंगे बच्चे, तुम उन्हें क्या देखोगे? एक दिन तुम उनके महाराज बनोगे। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। परंतु हर्ष की उत्सुकता बढ़ती चली गई। गांव देखने की रट उसने नहीं छोड़ी। एक दिन महाराज और महारानी उसकी बात मान गए। हर्ष को एक गांव दिखाने का निर्णय लिया गया। उस गांव के कई लोग महल में नौकर थे। उस गांव के कुछ सैनिक भी रतनपुर की सेना में थे। उन सबको हर्ष के साथ भेजा गया। 8 वर्ष के हर्ष को बाहर की दुनिया अचरज भरी लगी। रथवाहक जब भी रथ के घोड़ों को तेजी से हाँकता, राजकुमार रोकने के लिए कहता, क्योंकि कभी उसे सुनहरी रेत दिखाई दे जाती तो कभी काली मिट्टी, किस्म किस्म के पौधे और पेड़ तो वह देखता ही रह जाता। बैल और ऊंट को तो वह निहारता रह गया। एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। हल चलने से बनी लकीरें भी उसे अच्छी लगी। वह उन्हें गिनने लगा। उन्हें गिनते गिनते वह दूर निकल गया। उसके पीछे थे नौकर और सैनिकों का समूह। एक जगह पेड़ के नीचे कुछ लोग भोजन कर रहे थे। सैनिकों को देखकर वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
परंतु उनके बच्चे अभी भी खाना खा रहे थे। राजकुमार उन्हें हैरानी से देखने लगा। एक ही थाली में इतने बच्चे एक साथ रोटी और मिर्च की चटनी खा रहे थे। वहाँ महल में जब वह खाना खाता है तो उस अकेले के लिए कम से कम 100 बर्तन होते हैं। हर्ष उन्हें देख रहा था। ये देखकर एक सैनिक ने बच्चों से कहा, ये तुम्हारा राजकुमार है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। माता पिता ने भी इशारा किया। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बच्चा बोला, यदि सब एक साथ हाथ जोड़ेंगे तभी मैं खाना बंद कर हाथ जोड़ूंगा। यदि मैंने अकेले ने हाथ जोड़ दिए तो बाकी के ये खाना खा जाएंगे। मुझे भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए आज इतना ही खाना है। अचानक हर्ष को एक छोटा सा जानवर दिखाई दिया। सफेद रंग का वह जानवर कभी इधर तो कभी उधर दौड़ रहा था। कभी बिना हिले डुले एक जगह खड़ा हो जाता। हर्ष को वह प्यारा लगा। हर्ष को उधर देखता पाकर नौकर और सैनिक घबरा गए। एक बोला, नहीं राजकुमार, उसे मत देखो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ये गधे का बच्चा है। राजकुमार और बड़े लोग गधों से दूर रहते हैं। अचानक एक आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चौंक गया। ये आवाज थी गधे के बच्चे की मां की। वह बच्चा उसी आवाज की दिशा में भागा और गायब हो गया। सैनिकों ने राहत की सांस ली, परंतु राजकुमार की बेचैनी बढ़ गई। उसे वह बहुत ही प्यारा लगा। उसने सैनिकों से कहा, जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं उसे अपने साथ लेकर चलूंगा, महल में सबको दिखाऊंगा। एक सैनिक ने चालाकी दिखाई। उसने कहा, ठीक है राजकुमार हर्ष, आप गांव में चलिए, हम उस गधे के बच्चे को ढूंढ कर लाते हैं। सुनो, उसे प्यार से गोद में उठाकर लाना। गांव में हर्ष को घर दिखाए गए। कुछ लोगों ने हर्ष को दिखाने के लिए अपने घरों को साफ करके रंग रोगन कर रखा था। सरपंच के घर नाच गाने का आयोजन हुआ, परंतु राजकुमार को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वे सैनिक जो उस जानवर को लाने गए थे अभी तक वापस क्यों नहीं आए, कहाँ है वे? एक सैनिक ने महल में सूचना दी कि राजकुमार गधे के बच्चे को महल में लाने की जिद कर रहा है। ये सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। बोले, नहीं, गधे का बच्चा हमारे महल में नहीं आएगा। उधर राजकुमार हर्ष गधे के बच्चे के बिना बेचैन हो रहा था। वह सबको परेशान कर रहा था। उसने कह दिया कि जब तक उसे वह जानवर नहीं मिलेगा वह महल में नहीं जाएगा। गांव वाले हर्ष को खुश करने में लग गए। अब तो उसने उसका नामकरण भी कर दिया, डोबू। किसी ने उसे मोर तो किसी ने उसे तोता भेंट में दिया। एक प्यारा सा हिरन का बच्चा भी दिया गया। कुछ सफ़ेद काले खरगोश भी दिए गए। हर्ष ने कहा, ये सब भी अच्छे हैं, इन्हें महल में ले जाएंगे, परंतु हमें तो वह डोबू चाहिए। रात हो गई। गांववासी रात के समय एक जगह इकट्ठे हुए। आग जलाई गई और नाच गाना शुरू हो गया। हर्ष को ये बहुत ही अच्छा लगा। उसे महल की अटारी से यही नज़ारा दिखा था और गीत संगीत सुनाई दिया था। उसने वहाँ से अपने महल की ओर देखा। उसे महल बहुत ही सुंदर लगा। एक नौकर बोला, राजकुमार, अब ग्रामवासी सोने के लिए अपने घर जा रहे हैं, हमें भी महल में चलना चाहिए। वहाँ महाराज और महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि बिना डोबू के मैं महल में नहीं जाऊंगा। महल से मिले संदेश के अनुसार डोबू को महल के पास तक ले जाने का निर्णय हुआ। राजकुमार को बताया गया कि वह अभी तक बहुत छोटा है, वह भोजन नहीं करता है, केवल अपनी माँ का दूध पीता है। क्या आप उसकी माँ को साथ ले जाओगे? हर्ष इसके लिए भी तैयार हो गया। सभी महल में जाने के लिए चल पड़े। इस बार रथ में कोई
शिकार नहीं था, वहां हर्ष के पास था डोबू। एक ग्रामवासी ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक किसी रथ को खींचने के लिए भी गधे को नहीं जोता गया, यहां तो गधा राजा के रथ में सवार है। महल के पास पहुंचकर रथ रोका गया और राजकुमार को बताया गया कि कुछ दिन तक डोबू को उसकी मां के पास छोड़ना होगा। जब वह भूसा चरना प्रारंभ कर देगा तब उसकी मां को गांव वापस भेज दिया जाएगा और डोबू को महल में बुला लिया जाएगा। इतने समय तक आप यहीं महल से बाहर आकर अपने डोबू को देख लिया करें। राजकुमार हर्ष महल से बाहर आकर डोबू से खेलता रहता। डोबू और हर्ष हिल मिल गए। अब डोबू बड़ा हो गया। उसे घोड़ों के साथ महल के अस्तबल में रखा गया। प्रमुख अश्व पालक उसे रखना नहीं चाहता था। घोड़ों के साथ गधा रखना और उसका घोड़ों के समान पालन पोषण करना उसे अपमानजनक लगा। उसने महाराज से बात भी की, परंतु हर्ष के कारण उसे डोबू को अस्तबल में रखना ही पड़ा। राजकुमार ने डोबू पर शाही घोड़ों जैसा निशान भी लगवा दिया। रात के समय महल में पहरा देने की व्यवस्था थी। राजा के भय से कभी कोई चोर या कोई अन्य व्यक्ति रात के समय महल में कभी नहीं घुसा। इससे सैनिक लापरवाह हो गए थे। रतनपुर राज्य के उत्तर की ओर राजगढ़ नामक राज्य था और दक्षिण की ओर अचलगढ़। इन राज्यों के महाराजाओं की रतनपुर के महाराज से दोस्ती नहीं थी। रतनपुर की उन्नति से ये दोनों राजा जलते थे और सदैव रतनपुर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार राजगढ़ के राजा ने अपने कुछ जासूसों को चोर बनाकर रतनपुर भेजा। उन चोरों से कहा गया कि वे रतनपुर के महाराजा के महल में चोरी करें ताकि वहां की व्यवस्था की जनता में बदनामी हो। इससे रतनपुर का राजा कमजोर हो जाएगा और हमें उस पर आक्रमण कर जीतने का मौका मिल जाएगा। चोरों ने देखा महल का एक दरवाजा पीछे की ओर भी है। इस दरवाजे पर पहरेदारी के लिए सैनिक लगाए हुए हैं, परंतु वे सब रात को सो जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि राजा के भय से कोई चोर महल में आने की हिम्मत नहीं करेगा। चोरों ने इधर से ही महल में घुसने की योजना बनाई। सैनिकों के सोने के बाद चोर वहां आए और अपने अपने तरीकों से दीवार पर चढ़ने लगे। नींद में मस्त सैनिकों को कुछ पता नहीं चला, परंतु दीवार पर चढ़ते चोरों को डोबू ने देख लिया। उसके लिए यह नया नज़ारा था। वह ढेंचू ढेंचू करने लगा। उसकी ढेंचू से कुछ घोड़े परेशान हो गए। वे हिनहिनाने लगे। शोर से अश्व पालक की भी नींद उड़ गई। उसे डोबू पर बड़ा गुस्सा आया। उसने डोबू की पिटाई करने की सोची, परंतु राजकुमार हर्ष के डर से वह पिटाई नहीं कर सका। उसने सोचा, एक दो सैनिकों को बुलाकर उनकी सहायता से डोबू का मुंह रात भर के लिए बांध देता हूं। सुबह खाने के समय खोल दूंगा। इससे रात में यह ढेंचू ढेंचू कर शोर नहीं मचा सकेगा। मैं आराम से सो लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सैनिकों को बुलाने के लिए वह उनके कक्ष की ओर गया। सारे सैनिक आराम से सोए हुए थे। अचानक उसकी नज़र महल की दीवार की ओर चली गई। उस पर चोर चढ़ रहे थे। उसने सैनिकों को जगाया और बताया कि कुछ आदमी महल की दीवार पर चढ़ रहे हैं। जब तक सैनिक पूरी तरह तैयार होकर बाहर आए, चोर दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गए थे। अब भागदौड़ शुरू हो गई। सैनिकों ने किसी तरह उन चोरों को काबू में कर लिया। सुबह महाराजा के सामने सबको पेश किया गया। राजा को बताया गया। डोबू की ढेंचू ढेंचू सुनकर घोड़े हिनहिनाए और इस शोर से अश्वपालक की आंख खुल गई। सबसे पहले चोरों को उसी ने देखा। मंत्री की सलाह से राजा ने आदेश दिया कि चोरों को पकड़ने की यह खबर महल से बाहर न जाए।
वरना जनता यही सोचेगी कि जब राजा का महल ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी रक्षा कौन करेगा। फिर इस डोबू गधे का नाम सामने नहीं आना चाहिए। लोगों को यदि यह पता चल गया कि एक गधे की वजह से चोर पकड़े गए हैं तो हमारी हंसी होगी। परंतु राजकुमार हर्ष को यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि मेरे डोबू ने चोर पकड़वाए हैं। रोजाना वह आधा घंटा उसके पास रहता था। उस दिन वह 1 घंटे तक डोबू के साथ खेला और घूमा। राजकुमार बड़ा हो रहा था और डोबू भी। राजकुमार अब पढ़ने के लिए एक गुरुजी के पास जाने लगा था। गुरुजी से उसे नित्य नया ज्ञान मिल रहा था। गुरुजी के पास और भी विद्यार्थी होते थे। बड़े व्यापारी, पंडित, योद्धा और मंत्रियों के पुत्रों से वहाँ राजकुमार हर्ष की मुलाकात होती थी। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि उसके साथ के सब लड़के स्वयं को ही एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। वे हाथ से काम करना भी कम पसंद करते थे। सबके साथ 1-2 नौकर अवश्य होते थे। गुरुजी के यहाँ कभी कभी प्रतियोगिताएं भी होती थी। कुश्ती, दौड़ आदि परिश्रम वाले खेलों में सामंतों के नहीं, गांवों से बुलाए गए युवक ही प्रथम आते। एक दिन महाराज ने कहा, बेटे हर्ष, अब तुम बड़े हो रहे हो। तुम्हारा डोबू भी अब पहले जैसा सफ़ेद और प्यारा बच्चा नहीं रहा। अब वह भी साधारण गधों जैसा दिखता है। ये किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे अच्छे बहादुर घोड़ों के साथ एक गधा भी रहे। अगर दुश्मन देशों को पता चला तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए इसे अब इसके गांव वापस भेज देते हैं। महाराज की बात सुनकर राजकुमार हर्ष सोच में पड़ गया। महाराज को कोई उत्तर नहीं मिला तो वे कुछ गुस्से में बोले, बेटे हर्ष, तुम शस्त्र विद्या में निपुण हो, बुद्धिमान भी हो, प्रजा में मुझसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हो, परंतु दिन प्रतिदिन हठी होते जा रहे हो। तुम्हारी जिद तुम्हारी विशेषताओं को नष्ट कर सकती है। मेरे विचार में तुम्हें एक गधे को राजमहल के अस्तबल में शाही घोड़ों के साथ रखने की जिद छोड़ देनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है, बल्कि हमारे दरबारी, मंत्री, सेनापति भी यही कहते हैं। पिताश्री, आपका आदेश यही है तो मैं डोबू को शाही घोड़ों के साथ रखने की जिद छोड़ दूंगा। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछना चाहते हो? आप और आपके मंत्री डोबू से इसलिए नफरत करते हैं कि वह गधा है। गरीब लोग इस जानवर को पालते हैं और ये घोड़ों के समान ताकतवर भी नहीं है। आप ये बताइए कि हमारी सेना में कितने सैनिक हैं? सही गिनती तो सेनापति के पास है, पर 10,000 से ज़्यादा ही होंगे। इनमें से कितने युवक ऐसे हैं जो किसी नगर निवासी धनपति या मंत्री या अधिकारी के पुत्र हैं? महाराज को कोई जवाब नहीं सूझा तो स्वयं हर्ष बोल पड़ा, पिताश्री, इन 10,000 में कुछ एक को छोड़कर बाकी सब गांवों में रहने वाले गरीबों के बेटे हैं। हमारी असली ताकत गरीब किसानों के बेटे ही हैं। कल को कोई ये न कहे कि सेना में केवल धनपति या बड़े बाप के बेटे ही रहेंगे। हाँ, मैं आज ही डोबू को शाही अस्तबल से निकालकर किसी और जगह पर उसके रहने की व्यवस्था कर दूंगा। रतनपुर राज्य के पड़ोसी राज्य दक्षिण में अचलगढ़ और उत्तर में राजगढ़ दोनों ही रतनपुर पर हमला करने के लिए रतनपुर की कमजोरियां ढूंढ रहे थे। रतनपुर के जासूस भी इन दोनों राज्यों में घुसे हुए थे। अचलगढ़ की ओर से खतरा अधिक था, इसलिए रतनपुर के महाराज ने अपनी आधी से ज़्यादा सेना अचलगढ़ की सीमा पर भेज रखी थी। जब राजगढ़ के राजा को इसका पता चला तो उसने उत्तर की ओर से रतनपुर पर हमला करने की सोची। उसने हमले की तैयारी करनी शुरू कर दी। रतनपुर के जासूसों ने ये खबर अपने महाराज तक पहुंचा दी। रतनपुर के महाराज चिंतित हो गए, क्योंकि आधी से ज़्यादा सेना तो अचलगढ़ की सीमा पर भेजी हुई थी। राजगढ़ की सीमा के लिए आधी से कम सेना बची थी। राजगढ़ की बड़ी सेना के मुकाबले ये सेना छोटी थी। फिर भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई।
राजकुमार हर्ष ने डोबू को गांव के रहने वाले एक सैनिक के हवाले कर दिया था। सैनिक को डोबू के खाने और देखभाल के लिए कुछ धन भी दिया और राजमहल से बाहर भेज दिया गया। वह सैनिक राजमहल से दूर राजगढ़ की सीमा के पास एक खेत में झोंपड़ा बनाकर डोबू के साथ रहने लगा। एक दिन वह डोबू के साथ घूम रहा था कि राजगढ़ के 10-15 सैनिकों ने रतनपुर की सीमा में घुसकर उसे घेर लिया। सैनिक की वर्दी से वे समझ गए कि यह रतनपुर की सेना का सिपाही है। उन्होंने डोबू को भी देखा। उस पर एक निशान बना हुआ था। उसे देखकर पड़ोसी राज्य के सैनिक हैरान हो गए। ये निशान तो रतनपुर की सेना के शाही घोड़ों का है। ये निशान एक गधे पर क्यों बना है? जब उन सैनिकों को ये पता चला कि ये गधा भी शाही सेना में सम्मिलित है तो उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने उस सैनिक और डोबू को पकड़ लिया और अपने महाराज के पास लेकर गए। उन्होंने बताया, महाराज, रतनपुर की सेना एकदम कमज़ोर हो गई है। उनके पास शाही घोड़ों की कमी आ गई है। वे गधे पालने लगे हैं। हमने उनका घोड़ों के निशान वाला एक गधा और बिना हथियार वाला एक सैनिक सीमा के पास पकड़ा है। इस खबर को जिसने भी सुना वह हंसने लगा। सेनापति ने कहा, महाराज, एक गड़बड़ हो गई है। कुछ सैनिकों ने गधों की सेना के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हमारी सेना के बहादुर घोड़ों को गधे के सामने खड़ा करना अपमानजनक होगा। राजगढ़ के महाराज हंसे और बोले, निसंदेह गधों पर सवार सैनिकों से हमारे घुड़सवार सैनिकों को लड़वाना उनका अपमान है। इसलिए घुड़सवार सेना को रतनपुर की सीमा से हटा दिया जाए। कुछ पैदल सैनिक ही लड़ने के लिए जाएं। हमारी सेना उनकी कमज़ोर सेना पर कब्जा कर लेगी। महाराज, राजगढ़ ने एक बात और सोची। ये एक आसान और बिना खतरे का युद्ध होगा। उनका राजकुमार भी किसी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गया है। ये युद्ध लड़ने के लिए राजकुमार को सैनिकों के साथ भेजा जाएगा ताकि पहले ही युद्ध में उसे विजय मिल जाए और उसका एक विजेता के रूप में नाम हो जाए। रतनपुर राज्य के जासूस ने भी ये खबर अपने राज्य में भिजवा दी। रतनपुर के सेनापति और मंत्री ने इस खबर पर चिंता जताई और महाराज से कहा कि डोबू के कारण हमारा अपमान हो रहा है। परंतु राजकुमार इस खबर को सुनकर उछल पड़ा। वह बोला, पिताश्री, अनायास ही हमारे हाथ में विजय प्राप्त करने का अवसर आ गया है। हमारी ज्यादा सेना अचलगढ़ की सीमा पर है। इससे हमारी सेना पड़ोसी राजगढ़ से छोटी हो गई है। अब पड़ोसी राजगढ़ ने अपनी घुड़सवार सेना वापस बुला ली है और केवल कुछ एक पैदल सैनिक और अनुभवहीन योद्धा राजकुमार को आक्रमण के लिए भेजा है। हमारे पास उनसे ज़्यादा सेना और घोड़े हैं। हम आसानी से उन्हें हरा सकते हैं और उनके राजकुमार को पकड़ सकते हैं। वे लोग हमारे एक डोबू से चक्कर में पड़ गए हैं। ये तो ठीक है, परंतु उनके जासूस भी हमारे राज्य में होंगे। वे हमारी योजना उन्हें बता देंगे। शायद नहीं। उनके अच्छे और दक्ष जासूस जो चोर के रूप में आए थे डोबू के कारण हमारी कैद में हैं। कल अंधेरे में ही मैं और कुछ सैनिक सीमा की ओर जाएंगे। राजकुमार हर्ष अपने सैनिकों के साथ छिपते छिपाते सीमा पर पहुंच गया। उसे जासूसों ने एक खबर दी कि राजगढ़ का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ टीले के उस ओर है। उसके साथ एक गधा और अपनी सेना का एक सैनिक भी है। राजकुमार हर्ष अपने सैनिकों के साथ टीले के ऊपर चढ़ गया। अब टीले के दूसरी तरफ का दृश्य साफ साफ दिख रहा था। वहां राजगढ़ का राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ था। उनके साथ हर्ष का डोबू भी था जो शांत खड़ा था। उसे सकुशल देखकर हर्ष खुश हो गया। हर्ष ने देखा राजगढ़ के सैनिकों ने डोबू को छेड़ना व तंग करना शुरू कर दिया है। डोबू इधर उधर भागने लगा तो सैनिकों ने उसे घेर लिया। डोबू के साथ इस छेड़छाड़ को देखकर हर्ष को गुस्सा आ गया। वह सैनिकों को टिल्ले पर से तीरों से हमला करने को कहने ही वाला था कि नीचे का नज़ारा बदल गया। डोबू को गुस्सा आ गया था। उसने सैनिकों पर दुल्लतियां झाड़ना शुरू कर दिया था। कोई चीखता हुआ अपना घुटना पकड़ रहा था तो कोई ठुड्डी को सहला रहा था।
एक दो सैनिकों का जबड़ा बाहर आ गया था। सैनिकों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे काबू करें। कुछ ही देर बाद वहां केवल राजकुमार और रतनपुर की सेना का डोबू का रखवाला सैनिक ही सलामत थे। बाकी सब घायल पड़े कर्रा रहे थे। ऐसे में राजकुमार हर्ष ने चुस्ती फुर्ती दिखाई और तेजी से पहुंचकर राजगढ़ के राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। हर्ष ने डोबू को प्यार से गले लगाया। राजगढ़ के राजकुमार और डोबू तथा रखवाले सैनिक को लेकर हर्ष और उसके सैनिक रतनपुर की ओर चल पड़े। राजकुमार हर्ष ने इंसानियत दिखाते हुए अपने दो सैनिकों को दुश्मन के सैनिकों की मरहम पट्टी के लिए वहां छोड़ दिया था। राजगढ़ के महाराज को जब पता चला कि उनका राजकुमार रतनपुर की कैद में है तो वहां हड़कंप मच गया। हमला करके रतनपुर पर कब्जा करने की योजना धरी की धरी रह गई। राजगढ़ ने रतनपुर से माफ़ी मांगी, समझौता किया कि नुकसान की भरपाई की, तब कहीं जाकर अपने राजकुमार को सही सलामत वापस पा सके। उन्होंने तौबा भी की कि अब कभी अकारण किसी पड़ोसी राज्य पर हमला नहीं करेंगे। अब तो रतनपुर में राजकुमार हर्ष की जय जयकार होने लगी। सभी उसके डोबू को भी पसंद करने लगे। राजगढ़ की घटना से अचलगढ़ वाले भी बदल गए। वहां के राजा ने भी हमला करने का विचार छोड़कर रतनपुर से मित्रता कर ली। रतनपुर के महाराज ने राजा का पद छोड़कर राजकुमार हर्ष को गद्दी सौंपने का मन बना लिया। राजकुमार के डोबू प्रेम को देखकर मंत्री, सेनापति और दूसरे दरबारियों ने गधे पालने शुरू कर दिए। इसलिए नहीं कि उन्हें भी गधों से प्यार हो गया था या वे गधों को घोड़ों के बराबर मानने लगे थे। वे ये सब इसलिए कर रहे थे कि उनके पास गधा देखकर राजकुमार हर्ष जो कुछ भी दिनों में महाराज बनने वाले थे उनसे खुश रहेंगे। पहले राजकुमार हर्ष को वे लोग सनकी और जिद्दी मानते थे, परंतु राजकुमार हर्ष ऐसा न तो पहले था और न अब है। उसने गधे पालने वाले दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए गधे पाल रहे हो, परंतु तुम्हारी इस हरकत से मैं प्रसन्न नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा करके तुमने गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया है। वे लोग अपना शौक पूरा करने के लिए गधे नहीं पालते हैं, बल्कि इसलिए पालते हैं कि ये उन्हें रोजी रोटी कमाने में मदद करते हैं। तुमने शौक शौक में गधे खरीदने शुरू किए और इनकी कीमत आसमान को छूने लगी है। अब गरीब आदमी गधा पालने में असमर्थ हो गया है। यह उन पर जुल्म है, अन्याय है। तुम अपने अपने गधे गरीबों को वापस दे दो। मैं भी डोबू को गांव भेज रहा हूं ताकि यह वहां पर अपने भोजन का खुद इंतजाम करे, परिश्रम करे और स्वस्थ रहे। यहाँ अस्तबल में पड़ा पड़ा ये मुटल्ला और आलसी हो सकता है। राजकुमार हर्ष के इस कदम से गांव में रहने वाले सभी लोग खुश हो गए और राजकुमार हर्ष के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। पड़ोसी राज्यों में भी ये संदेश चला गया कि रतनपुर की सेना में पहले लगभग 10,000 सैनिक थे, अब उस राज्य का हर निवासी हर्ष का सैनिक बन गया है। युद्ध ही सब कुछ नहीं होता है। जब युद्ध नहीं होता है तब भी डोबू और उसके साथी बहुत उपयोगी होते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार हर्ष को पता चला कि उनके राज्य में बहने वाली नदी में बरसात के मौसम में बहुत बाढ़ आने लगी है। इसके कारण गांव के गांव और खेत के खेत पानी में बह जाते हैं। किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़ आने का कारण नदी में गाद मिट्टी भर जाना था। इससे उसमें पानी ज़्यादा नहीं समा पाता और बाहर फैल जाता है। ऐसा कई साल से हो रहा था। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि नदी को गहरा किया जाए। कैसे सोचते? ये बहुत बड़ा काम था। इसके लिए काफ़ी मजदूर और काफ़ी धन चाहिए। पैसे वाले लोग शहरों में और ऊंची जगहों पर घर बनाकर रह सकते थे। उन्हें कभी भी बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने गांव के गरीबों और किसानों को बाढ़ से बचाने के लिए कभी सोचा ही नहीं था। परंतु राजकुमार हर्ष तो ऐसे नहीं थे। राजकुमार ने इस समस्या को हल करने का विचार शुरू कर दिया। उन्हें ये फिक्र हो गई कि गांव, खेत और किसानों को कैसे बचाया जाए। अचानक उनके दिमाग की घंटी बज गई। उन्हें डोबू की याद आ गई। वे डोबू को देखने गांव गए। उन्होंने देखा कि डोबू अब दूसरे गधों जैसा ही है। वहाँ कई छोटे छोटे डोबू खेल कूद कर रहे थे। उन प्यारे डोबुओं को देखकर राजकुमार के होठों पर मुस्कान आ गई। इस मुस्कान का एक मतलब और भी था। राजकुमार ने दरबार में आकर कहा,
प्रतिवर्ष बाढ़ में बह जाने वाले गांव और खेत हमें बचाने ही होंगे। युवराज, बाढ़ के नुकसान से बचना तभी संभव है जब गांव ऊंचाई पर बसे हों और पानी नदी से बाहर ना आए, परंतु ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आदमी पहाड़ नहीं बना सकता और न ही नदी को खोदकर गहरा कर सकता है। मंत्री ने कहा, ये दोनों काम हो सकते हैं। आदमी चाहे तो ये दोनों काम कर सकते हैं। इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत होगी। राजकुमार हर्ष ने कहा, सहयोग लेकर देखा गया युवराज। नदी में से रेत निकालने के लिए बैलगाड़ियों को उपयोग में नहीं लिया जा सकता क्योंकि बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए रेत में धंस जाते हैं। क्या आपने डोबुओं का सहयोग लेकर देखा है? अब तो हमारे राज्य में गधों की संख्या भी खूब है, क्यों न उनसे मिट्टी ढुलाई का काम लिया जाए। इससे गरीबों को रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ युवराज, आप ठीक कहते हैं। हमने ये तो कभी सोचा भी नहीं था। गधे के मालिक को नकद मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें पेट भरने के लिए कुछ भुने हुए चने रोजाना दे देंगे और गधे को तो खाने के लिए कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। वे तो इधर उधर मुंह मारकर अपना पेट भर लेंगे। वहाँ काम करने वालों को नकद रुपए, खाना और उनके पशुओं को चारा क्यों नहीं देना पड़ेगा? युवराज, यही रिवाज चलता आ रहा है। ये सब किले, महल, सामंतों, सेठों के मकान इसी तरह बनवाए गए हैं। नगद पैसा मजदूरी का दिया जाए तो खजाना खाली होते देर नहीं लगेगी। दरबार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति मजदूर कारीगरों को पैसे देने का समर्थन नहीं करेगा। राजकुमार ने कहा, मंत्री जी, इसका समर्थन मैं करूंगा। बिना मजदूरी दिए काम लेना गलत है। हमें ये काम पूरी संवेदना के साथ करना है। आज के बाद हर मजदूर मिस्त्री को काम करने के बदले नकद राशि और भोजन देना होगा तथा काम पर लगे पशुओं को भी खाना देना होगा। ये संभव नहीं है युवराज। खजाने में इस समय ज़्यादा धन नहीं है। आपके लिए एक नया महल बनवाने का काम शुरू होने वाला है। उस पर खूब खर्च आएगा। ऐसा करते हैं कि इस वर्ष आपका महल बनवा लेते हैं। अगले वर्ष गांव को बाढ़ से बचाने की आपकी योजना पर धन खर्च करेंगे। मंत्री ने कहा। सभी दरबारियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन राजकुमार हर्ष नहीं माने। बोले, मेरे लिए महल न बनवाया जाए। हमारे पास महलों की कमी नहीं है। पहले हम गांवों को बाढ़ से बचाएंगे, फिर किसी मनोरंजन या आराम पर पैसा खर्च करेंगे। मंत्री जी, आप आज ही घोषणा कर दें कि जो भी अपने गधे या दूसरे पशुओं के साथ नदी से रेत निकालने और उस रेत से पहाड़ बनाने के काम पर मजदूरी करना चाहे, वह अपना नाम लिखवा दे। सभी को मजदूरी, खाना और उनके पशुओं के लिए चारा मिलेगा। काम शुरू हो गया। कई हजार गधे और इंसान काम पर लग गए। काम को बरसात के अगले मौसम से पहले पूरा करना था। लोग गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना अपने अपने गधों के साथ नदी के पाट से रेत मिट्टी निकालने लगे। मिट्टी के बोरों से लदे गधों की कतार देखते ही बनती थी। नदी गहरी होती गई और किनारों से कुछ दूर की भूमि ऊंची होती गई। बरसात से पहले नदी इतनी गहरी हो गई कि पानी की एक बूंद भी बाढ़ के रूप में बाहर नहीं निकली। गांव के गांव ऊंची भूमि पर बस गए। हर्ष का राज्य बाढ़ से मुक्त हो गया। अब राजकुमार के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। अब वे रतनपुर के राजा होंगे, पर लोगों के दिलों के राजा तो वे बन ही चुके थे। ये थी कहानी डोबू और राजकुमार। कैसी लगी आपको? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल पर कमेंट अवश्य कीजिएगा और अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल किसी और अन्य रोचक रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक